गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आइए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रश्नों को जो हम सॉल्व करा रहे हैं उसमें जहां तक भी सॉल्व कराए हैं उसके आगे आज प्रश्नों को लेते हैं। 2-3 दिनों तक हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। एक तो 26 जनवरी की व्यस्तता थी, बहुत सारे वर्क करने थे, और दूसरे 1-2 छोटी मोटी समस्याएं और थीं, लेकिन अब सभी समस्याएं सॉल्व हो चुकी हैं। और आइए लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि यदि a = 3,5 b = 4,6 हो तो a इंटरसेक्ट b का मान होगा। क्या कह रहा है आज का पहला प्रश्न? यदि a = 3,5 b = 4,6 तो a इंटरसेक्ट b का मान होगा। देखिए प्यारे बच्चों, इंटरसेक्ट का मतलब यह है कि मान लीजिए a कोई घर है जिसमें 2 सदस्य हैं, एक का नाम 3 है और दूसरे का नाम 5। और फिर एक कोई घर है b जिसमें एक सदस्य का नाम 6 और दूसरे सदस्य का नाम 4। अब a इंटरसेक्ट b का अर्थ यह हुआ कि इन दोनों घरों में ऐसा क्या कोई सदस्य है जो दोनों घरों में रहता हो, अर्थात जिसे हम उभयनिष्ठ कहते हैं, कॉमन कहते हैं। तो a इंटरसेक्ट b इक्वल टू आपका आएगा, इसमें ऐसा कोई सदस्य नहीं, ऐसा कोई मेंबर नहीं है जो दोनों में मैच कर रहा हो, तो यहाँ पर आप रिक्त समुच्चय लिख देंगे, जो कि ऐसा कोई मेंबर नहीं है जो दोनों में मैच करता हो। तो इस प्रश्न का हल यही हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया हो। आइए आज का दूसरा प्रश्न लेते हैं। x² - 8x + 7 का गुणनखंड कीजिए। आज का दूसरा प्रश्न है x² - 8x + 7 का गुणनखंड कीजिए। ठीक, आइए इसका गुणनखंड करते हैं। x² - 8x + 7 है। गुणनखंड के कुछ रूल्स जो बताते हैं कि जैसे जो अंतिम पद है वह मल्टीप्लिकेटिव का पद होता है, जो बीच का टर्म है, बीच का पद है वो सम का होता है, अर्थात 8 को ऐसा 2 पदों में तोड़ो कि गुणा करने पर तो 7 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 8 ही आना चाहिए। तो x² - x, देखो 7 + 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 7 का 1 में गुणा कराएंगे तो 7 × 9 = 7 होगा। आइए आगे हल करते हैं। x² - 7x - x और +7, x कॉमन कर लीजिए पहले 2 पदों में, तो x - 7 हो जाएगा, और -1 फिर इन 2 पदों में कॉमन कर लेंगे तो x - 7 हो जाएगा। अब x - 7 एक ब्रैकेट में और x - 1 एक ब्रैकेट में, यही इस प्रश्न का हल होगा, अर्थात यही इस प्रश्न का गुणनखंड होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए एक और गुणनखंड लेते हैं जो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में ही आया हुआ प्रश्न है। x² - x - 15 के गुणनखंड कीजिए। क्या है कि x², प्रश्न है x² - x - 15 के गुणनखंड कीजिए। देखिए भैया कि x² - x, अब यहाँ पर आप x का गुणांक 1 है तो 1 को 2 भागों में तोड़ना है, और -15 तोड़िए ऐसा कि गुणा करने पर 15 आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर क्या रह जाए? 1 ही रह जाए। सॉरी, यहाँ पर 6 है, और जब आगे प्रश्न में कोई अंक होता है तो इसका गुणा करा लिया जाता है, तो 15 × 6 = 90, अर्थात अब हमको गुणा करने पर 90 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 1 बचना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 10 + 9, 10 - 9। अब देखिए कि 10 और 9 का गुणा कराएंगे तो 10 × 9 = 90, जो 15 × 6 = 90 के बराबर है। दूसरा कि 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब हल करते हैं। 6x² - 10x
माइनस माइनस प्लस 9x माइनस 15। इसमें आप देखेंगे तो 2x कॉमन हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 और प्लस इसमें 3 कॉमन कर सकते हैं आप, तो 3 त्रिका 9 अर्थात 3x माइनस 3 बचे 15। अब 3x माइनस 5 एक ब्रैकेट में कर देंगे और 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में कर देंगे और यही आपका इस प्रश्न का गुणनखंड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 10.5 का वर्ग का मान होगा। क्या कह रहा है कि 10.5 का वर्ग मान होगा, ऐसा प्रश्न है। तो देखिए ध्यान से समझें कि 10.5 का अगर आप वर्ग कर रहे हैं, इसका मतलब 10.5 गुणा 10.5। हमने अगर इकाई का अंक 5 है तो एक गुणा का नियम बताया था आपको कि आप 5 पचे 25 लिख लीजिए और जो आगे शेष अंक बचता है उसके अगले वाले अंक में गुणा करा लीजिए, मतलब 11 10 11 में 110 और 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, अर्थात 110.25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया हो। देखिए ये तरीका हो सकता है हमने जैसे बुला किया, कोई लोग कंफ्यूज हो। तो देखिए जैसे मान लीजिए 15 है तो इसका वर्ग करना है, तो आप लिखेंगे इकाई वाले अंक का वर्ग करके लिख दीजिए, 5 का वर्ग 25 आ जाएगा। उसके बाद जो उसके दहाई का अंक होगा उसका उसी के अगले वाले अंक में गुणा कराइए, 1 2 के 2 ऐसा कर दीजिए। बाकी मान लीजिए 25 है और इसका वर्ग करना है तो पहले 5 का वर्ग 25 लिखिए और फिर 2 का वर्ग 2 का गुणा 3 में कराइए, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। मान लीजिए 35 है तो 5 का वर्ग 25 लिखिए और फिर 3 है एक दहाई का अंक पे, तो 3 का गुणा 4 में करा दीजिए, 3 चौका 12 लिख दीजिए, यही इसका वर्ग हो जाएगा। मान लीजिए ये 45 एक संख्या है और इसका वर्ग करना है तो 25 लिखेंगे, इकाई वाले अंक का वर्ग करके लिख दीजिए 25 और फिर दहाई वाले अंक का 4 है और 4 का गुणा किस में करा देंगे 5 में, तो 4 पंचे 20, ये इसका वर्ग हो जाएगा। एक और संख्या लेते हैं, मान लीजिए 55 का वर्ग है तो क्या करेंगे, इकाई के वाले अंक का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा और फिर दहाई वाले अंक का अगले वाली संख्या में गुणा कराएंगे, अर्थात 5 30 हो जाएगा। एक और संख्या ले लेते हैं, तो 5 का वर्ग 25 और फिर 6 सते 42। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसा समझ में आया होगा वर्ग करने का तरीका। लेकिन यह रूल सिर्फ उन्हीं संख्याओं में फॉलो होता है जिनका इकाई अंक 5 हो। आप बड़ी आसानी से इसका वर्ग कर सकते हैं, तो यह आपको समझ में आया होगा। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है भैया, आप लोग जो समझ में आ रहा है तो कमेंट में बता दिया करिए कि हाँ कैसा लग रहा है पढ़ने में। अगला प्रश्न यह है कि कह रहा है भाज्य बराबर क्या होगा। क्या कह रहा है कि भाज्य बराबर क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं कि भाजक प्लस शेषफल, भागफल गुणा शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए पहले समझ लीजिए, इसे मान लीजिए हमने लिखा 2 और भाग करना है 7 में, तो 2 तिहाई 6 और 1 बच गया। अब देखिए कि यह क्या है, यह क्या है, तो ये आप कहेंगे कि शेषफल है। क्या है, शेषफल है। यह क्या है, तो कहेंगे भागफल है। क्या है, भागफल है। यह क्या है, 7 क्या है, तो कहेंगे क्या कि भाजक भाज्य है। क्या है, भाज्य है। और 2 क्या है, तो आप कहेंगे भाजक है। क्या है, भाजक है। भाजक मतलब जो काटता है, भाज मतलब जो कट जाता है, भागफल और शेषफल। अब देखिए कि प्रश्न यह है कि भाज्य क्या है, भाज्य क्या है। तो आप देखेंगे कि भाज्य जो है वह बराबर होगा भागफल गुणे भाजक, मतलब भाजक गुणा भागफल। अगर विकल्प में इतना है तो ये प्लस शेषफल भी लिखा जाता है, तो प्लस शेषफल। ठीक, तो यह नियम आप याद रखेंगे, आप कभी भी नहीं फंसेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल होता है। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी आपको अब समझ में आ गया होगा। आइए लेते हैं आज का अगला प्रश्न, इसको इरेज कर दे रहे हैं।
आज का अगला प्रश्न है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। क्या है प्रश्न? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रथम 5 संख्या लिखने के लिए 1 से शुरुआत कर देते हैं, जो कि सरासर गलत होता है। अभाज्य संख्याओं की शुरुआत 2 से होती है, तो 2 लिखेंगे और 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7 और 7 के बाद 11। ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं। ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनकी माध्यिका निकालना है। अगर देखें 1 2 3 4 5, मतलब n बराबर 5 है और यह 5 क्या है? विषम है। क्या है? विषम। तो माध्यिका बराबर आपका फार्मूला होगा, माध्यिका बराबर n+1/2 पद। ठीक, तो देखिए 5 + 1/2 पद, तो 5 1 6/2 पद, अर्थात तीसरा पद। तीसरे पद पर क्या है? 1 2 3, तीसरे पद पर 5 है, तो माध्यिका बराबर 5 आपका आंसर हो जाएगा। माध्यिका बराबर 5 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए एक और प्रश्न माध्यिका का लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। जैसा भी समझ में लगे आप कमेंट में जरूर बताया करिए। आइए लेते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगले प्रश्न में है कि एक आंकड़ा दिया गया है 3, 4, 3, 4, 7, 9, 10, 7, 9, 10, 13, 15, 13, 15। अब कह रहा है कि माध्यिका होगी, कि माध्यिका होगी। तो प्यारे बच्चों, घबराने की कोई जरूरत नहीं। बस सबसे पहले हम इसका आरोही क्रम देखते हैं कि आरोही क्रम में है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आरोही क्रम में होना चाहिए। जो आंकड़ा दिया हो वो किस क्रम में होना चाहिए? आरोही क्रम में। और अगर आपको आरोही भी नहीं आ रहा है तो यह समझिए कि छोटे से बड़ा क्रम में होना चाहिए, छोटे अंक से बड़े अंक के क्रम में होना चाहिए। अर्थात सबसे छोटी संख्या पहले, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यही आरोही क्रम होता है। तो 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15। तो आप यह समझ रहे होंगे कि यह आरोही क्रम में है। अवरोही क्रम होता है जब सबसे बड़े से शुरुआत करते हैं, सबसे बड़ा अंक पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो वह अवरोही क्रम हो जाता है। और यहाँ पर यह आरोही क्रम में है, मतलब आरोही क्रम में होना चाहिए माध्यिका निकालने के लिए, तो यह आरोही क्रम में दिया गया है। अब दूसरा स्टेप लाते हैं कि हम पदों की संख्या को गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात n = 7 और 7 सम है या विषम है? तो आप कहेंगे सर सम, यह तो विषम है, तो विषम लिख दीजिए। अब विषम के लिए जो माध्यिका का फार्मूला बनता है, माध्यिका बराबर n+1/2 पद, बस यही इतना याद रखिए। 7 + 1/2 पद, तो 7 × 8/2, अर्थात चौथा पद। क्या? चौथा पद। और चौथा पद क्या है? 1 2 3 4। तो आपका जो माध्यिका बराबर आएगा वो 9 आएगा। माध्यिका बराबर क्या आएगा? तो माध्यिका बराबर 9 आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। आइए लेते हैं अगला प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर मेरे इस सरल प्रयास से आपको लगता है कि आपकी मैथ थोड़ी बहुत ठीक हो सकती है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने और मित्रों को भी साथ में जोड़ लीजिए, और कमेंट में बताइए आपको जो भी प्रश्न नहीं आता है, हम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आपको उसे आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, आपको समझाने का कार्य करेंगे।
आपके सहयोग के लिए हम एकदम अपनी ऊर्जा, पूरी ऊर्जा के साथ आपको जो भी प्रश्न नहीं आता वो समझाएंगे। ठीक, तो प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़िए और अपने मित्रों को भी जरूर जोड़िए। आइए आज लेते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। अच्छा प्रश्न है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, क्या होगा। देखिए प्यारे बच्चों, समांतर माध्य का जो पहले तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या लिखें तो आप 0 तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे। प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं गिना जाता है, पूर्ण संख्या में 0 गिना जाता है। तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत जो होती है वह 1 से होती है। तो 1 2 3 4 5 यह प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं। और समांतर माध्य बराबर जो फार्मूला है, समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटा पदों की संख्या। देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और बटा पदों की संख्या भी 5 है तो 5 लिखेंगे। 5 4 9 3 12 2 14 1 15 और बटा 5 5 से काटोगे तो 3 बार में कट जाएगा, अर्थात समांतर माध्य बराबर 3 आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं कि यह भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसा भी लगे आप कमेंट में बताइए। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को साथ में जोड़ लीजिए। ठीक, हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि 10 12 19 9 13 12 8 12 11 17 13 का बहुलक होगा। तो आप लोग जानते होंगे जिस भी संख्या की बारंबारता अधिक होती है वही उसका बहुलक होता है। मतलब कहने का यह कि अगर हम देखें तो यहाँ सबसे छोटी संख्या 9 है और 9 की बारंबारता जो दी गई है वो कितनी बार है, तो एक ही बार है 9। इससे छोटा 8 है, 8 भी कितना बार है, तो एक ही बार है। 8 हो गया, 9 हो गया, उसके बाद 10 और 10 की बारंबारता कितनी है, तो यह भी एक ही है, यह भी एक ही है। उसके बाद 11 आता है और 11 की बारंबारता भी एक ही है। और फिर आता है 12, तो 12 की बारंबारता मतलब 12 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है। उसके बाद फिर 13 आता है और 13 की बारंबारता भी एक ही है, 2 है, सॉरी 13 2 बार है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो बस। और एक 19 है तो 17 है, सॉरी 17, तो 17 की बारंबारता 1 और फिर 19 की बारंबारता 1। अब ये संख्याएं हो गई और ये इनकी बारंबारता मतलब ये कितनी बार आ रही है, इनकी आवृत्ति कितनी बार हो रही है पूरे आंकड़े में, यह दर्शाया जाता है। यहाँ देखेंगे कि 12 ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार आया है, अर्थात बहुलक बराबर 12 होगा। जिसकी आवृत्ति अर्थात बारंबारता सबसे अधिक होती है वही संख्या बहुलक हो जाती है। तो बहुलक बराबर आपका 12 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि यह भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। क्या प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। देखिए विज्ञान कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और अभी मैंने एक प्रश्न सॉल्व कराया था कि समांतर माध्य
बराबर पदों का योगफल बटा पदों की संख्या। अर्थात हम आपको बताएं तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 और बटा में क्या करेंगे कि आप 10 संख्या लिखेंगे। तो 1 से 10 तक संख्याओं का योग जो होता है वो 55 होता है बटा 10। तो ये आपका 5.5 समांतर माध्य हो जाएगा। समांतर माध्य 5.5। उम्मीद करते हैं कि यह भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और जो ना आए समझ में उसको कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक, बाकी के प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, थैंक यू।